हमले का भारत पर क्या असर है, या फिर भारत क्या कर सकता है, या फिर जो पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर्ड जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। क्योंकि जिस प्रकार की घटना भारत में और खास करके JNK में पहलगाम में जो टूरिस्ट के ऊपर हुआ, मुझे लगता है कि पहली घटना है के हिसाब से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करती है। और ऑब्वियसली कि जो विदेश नीति में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पब्लिक डोमेन में दिखता नहीं है, और हम पांचवी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। चाहे आज इधर JNK हो गया, उधर वेस्ट बंगाल हो गया, उधर बिहार के कुछ। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं उन्नति तिवारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं SCDRR के YouTube चैनल पर। आज का हमारा चर्चा का विषय है हाल ही में भारत में हुए पहलगाम के आतंकी हमले का। और आज हमारे साथ स्पीकर के रूप में डॉक्टर मनोज कुमार जी हैं। और सर, आप फिलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं और लगातार सर कई मीडिया चैनल्स पर कई इंटरनेशनल व नेशनल मुद्दों पर अपने विचार रखते रहते हैं। तो सर, आज के इस चर्चा में हम आपसे जानना चाहेंगे पहलगाम हमले का भारत पर क्या असर है, और ये क्यों ये लगातार ऐसी साजिशें पाकिस्तान की तरफ से, या फिर जो पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर्ड जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। तो आज का हमारा चर्चा का विषय ये रहने वाला है। सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप इस आतंकी हमले को किस तरीके से देखते हैं। देखिए उन्नति, सबसे पहले तो ये चीज़ हम लोगों को समझना होगा, क्योंकि किसी भी देश की जब उत्पत्ति होती है उसका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एक परिदृश्य होता है जी। और पाकिस्तान चूंकि भारत का एक नेबर कंट्री है, भारत से ही निकला हुआ एक देश है जिसको 1947 में उसको बनाया गया। लेकिन आप देखिए 47 के बाद से लेकर अभी तक भारत के साथ पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल बिहेवियर रहा है या सोशल बिहेवियर रहा है या इस तरीके के जितने भी हैं, आप देख सकते हैं कि भारत का सबसे ज़्यादा अगर एंटी स्टेट जो सेंटिमेंट्स वो पाकिस्तान में डेवलप किया गया है। तो ये इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। और ऑब्वियसली कि एक इतिहास में हम सब चीज़ इसको पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से पहलगाम की ये जो घटना घटी है वो पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व को झकझोर दिया है। क्योंकि जिस प्रकार की घटना भारत में और खास करके JNK में पहलगाम में जो टूरिस्ट के ऊपर हुआ, मुझे लगता है कि पहली घटना है। क्योंकि इस तरीके की घटना भारत में इसके पहले भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं यहाँ पे, लेकिन इस प्रकार से टेररिस्ट अटैक होना कि आपका जाति और धर्म के आधार पे मारना और टूरिस्ट को मारना, तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान ने बड़ा ही एक तरीके से अनह्यूमन काम किया है, जिसका पूरा विश्व इसकी निंदा कर रहा है। और आज आप देख सकती हैं कि पूरे विश्व में इस चीज को लेकर भारत के साथ विश्व के जितने भी देश हैं सब भारत के साथ खड़े हैं। और पाकिस्तान एक तरीके से कॉर्नर हो चुका है, लेकिन फिर भी वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि ये मानवता के लिए खतरे का घड़ी है जिस तरीके से। और चूंकि हमें एक चीज़ और इसमें, चूंकि भारत एक सेकुलर स्टेट है, भारत एक संविधान के द्वारा निर्मित राष्ट्र है जो कि यहाँ पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, और यहाँ बहुत सारे रिलीजन को मानने वाले लोग हैं। तो इस चीज़ को भी देखना होगा कि जो ये घटना घटी है वो कहीं ना कहीं भारत के जो इंटरनल जो सेकुलरिज्म का जो कंसेप्ट है उसके ऊपर भी एक अटैक है। तो मुझे लगता है कि इसमें भारत सरकार को बड़ा ही दूरदृष्टिता का परिचय देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से पूरे जनमानस में एक रोष है पाकिस्तान के प्रति और इस घटना को लेकर, तो मुझे लगता है कि सरकार इस पे काम कर भी रही है, और आने वाले समय में इस पे क्या गतिविधि होगी हम सबको देखने को मिलेगा। जी सर, अभी हम लगातार देख रहे हैं कि भारत सरकार ने कई डिप्लोमेटिक अभी इसमें कहना चाहिए कि रिस्पांस दिया है। जैसे कि भारत सरकार ने अटारी बॉर्डर को बंद फिलहाल के लिए रोक दिया है। साथ ही साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम जो अभी के हिसाब से मैं कह सकती हूँ, इंडस वाटर ट्रीटी। लगातार कई बार ऐसे अटैक्स हुए हैं, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी को फिलहाल सस्पेंड किया है। जो पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी संख्या को कम किया है। तो ये कई डिप्लोमेटिक एक्शंस भारत ने भी उठाए हैं। तो इन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? और साथ ही साथ इसके अलावा जैसे बालाकोट स्ट्राइक जब इंडिया ने किया था, तो उस प्रकार से क्या भारत अभी आपके हिसाब से कौन सा बड़ा कदम उठा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो जिस तरीके से 1960s का जो सतलज संधि था, इसको जो भारत ने रोका है, मुझे लगता है कि ये काम और पहले हो जाना चाहिए था। क्योंकि भारत ने हमेशा से पाकिस्तान को मौका दिया सुधरने का, लेकिन पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है। और अभी इस घटना के बाद से केंद्र सरकार ने और खास करके मोदी सरकार ने जो ये स्ट्रॉन्ग जो एक नीति अपनाई है, क्योंकि देखिए अगर आप देश को, हम ये सब जानते हैं कि हम अपने नेबर को नहीं बदल सकते हैं, हम अपने दोस्त
दोस्त और एनिमी तो चुन सकते हैं, लेकिन हम अपने नेबर को नहीं बदल सकते हैं। लेकिन हमारा नेबर ऐसा है कि ओरिजिन होने के बाद से लेके अगर आप देख लीजिए तो लगभग 4 कन्वेंशनल वार भारत के साथ वो लड़ चुका है, और उसमें चारों में उसको मुंह की खानी पड़ी। लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रॉक्सी वार के माध्यम से भारत को हमेशा डिस्टेबलाइज करने का प्रयास करता है। और इसमें ऑब्वियस है कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि उसमें एक्सटर्नल फोर्सेस की भी बड़ी भूमिका होती है, और पाकिस्तान को हमेशा से एक बैटल फील्ड के रूप में वहां पे रखा गया है कि जो बाहरी ताकतें हैं पाकिस्तान के माध्यम से भारत को किस तरीके से डिस्टर्ब करे, उसके लिए काम किया जाता है। तो भारत ने उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप देखिए 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए थे और नवाज शरीफ जब वहां के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने उनके वहां पे एक संधि का प्रयास किया कि एक मौका दिया कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कॉर्डली रिलेशन है उसको हम मेंटेन करें। लेकिन उसके बाद देखिए कि किस तरीके की घटना घटी, और हमको सबको पता है कि वहाँ पुलवामा हुआ, पठानकोट हुआ, और उसके बाद से भारत ने जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, तो हम इस चीज को मानते हैं कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। लेकिन अब रही बात कि आज पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है, अगर आज हम देखते हैं 21वीं शताब्दी में हर देश विकास के लिए काम करना चाहता है, अपना आर्थिक ग्रोथ बढ़ाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान में वहाँ पे इस तरीके की चीजें नहीं हो रही है। वहाँ पे एक तरीके से रेडिकलाइजेशन किया जा रहा है, वहाँ पे लोगों को गुमराह किया जा रहा है, वहाँ पे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत के विरोध में किस तरीके से हम यहाँ के युवाओं को खड़ा कर सके उसके लिए काम किया जा रहा है, और उसी को ध्यान में रखते हुए घटनाएं घटी है। तो भारत उसको आर्थिक रूप से एक चोट पहुंचाने के लिए इस तरीके की चीज है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का लगभग 25 to 30% जो उसका जीडीपी में ग्रोथ है इस संधि, जो जल संधि था उसके माध्यम से होता था। पूरा पंजाब और उसका जो सिंध एरिया है उसी के ऊपर टिका हुआ। तो आने वाले समय में इसका रिपरकशन देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को एक आर्थिक चोट पहुंचाने की कोशिश भारत ने की है, और मुझे लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट में ये बहुत सही है, क्योंकि इसका अभी जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने इस चीज को ओपनली बोला कि 1960 का जो संधि नेहरू जी ने जो किया था वो बहुत ही एक तरफा संधि था, उसमें जेएंडके का भी नुकसान था। और आज आप अगर इस चीजें अगर हम वेस्टर्न से ईस्टर्न की तरफ नदी का फ्लो अगर करते हैं तो आने वाले समय में हरियाणा में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में हमारे जो कृषि जो किसान जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि उससे हमारी खेती अच्छी होगी और हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। क्योंकि देखिए मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, क्योंकि भारत जब आजाद हुआ था उस समय भारत की जो पॉपुलेशन थी और आज 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, तो और एरिया सीमित है। तो मुझे लगता है कि भारत को अपनी विदेश नीति को भी थोड़ा सा रीथिंक करने की जरूरत है कि हम कैसे चीजों को अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से डेवलप कर सकें और इसमें काम कर सकें, जिससे कि हम सब लोगों को जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो सबको इक्वल समानता प्रदान कर सके। इसीलिए ये कदम उठाई गई है। जी, तो आपके हिसाब से क्या भारत अभी और कुछ बड़े कदम उठाएगा? नहीं, मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान जो देश है कदम तो हमेशा आपको उठाने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का जो ओरिजिन है वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स है। क्योंकि पाकिस्तान अब हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान वहाँ पे एक ऐसा देश है जिसके हाथ जैसा एक ऐसी आर्मी है जो कि जिसके हाथ में एक पूरा देश है। और आप देख लीजिए अभी तक लगभग वहाँ पे 36 टाइम आर्मी का रूल स्टेट रहा है पाकिस्तान में, और लगभग 40 प्रधानमंत्री वहां पे चुने गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कभी भी वहां पे सिविल सोसाइटी और डेमोक्रेटिक सिस्टम को डेवलप होने ही नहीं दिया गया। जी, स्टेबिलिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कभी आई ही नहीं। जब भी सिविल सोसाइटी वहां पे अच्छा काम करती है तो आर्मी वहां पे एक तरीके से उसको ओवरटेक करती है, और आर्मी का इसमें बेसिक इंटरेस्ट है। आप देखिए अगर वहां के जो आर्मी के जितने भी लोग हैं, सीनियर जो अधिकारी हैं, सब सारे विदेश में जाके बसे हुए हैं। जिस तरीके वहां पे स्कैंडल है, जो इकोनॉमिक एक तरीके का जो करप्शन है वो सबसे ज्यादा है, इस पे बहुत सारे रिपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं। तो आप समझ सकती हैं कि ये इतिहास रहा है कि वहाँ की जो आर्मी है कभी भी सिविलियन को वहाँ मजबूत नहीं होने देती है। और उसका एक जीता जाता है एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा कि आज पंजाब जो प्रांत है वो पूरा पंजाबी बहुल लीडर, और आर्मी में उनकी सबसे ज्यादा संख्या, और वहीं के एक पॉपुलर लीडर जो इमरान खान है उनको कैद करके रखा गया है। तो मुझे लगता है कि अभी की जो घटनाएं घट रही है तो वहाँ जो सैन्य आर्मी है, पाकिस्तान सैन्य आर्मी, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से डिक्लाइन की तरफ जा रही है। वहाँ के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो जवान है, वो नौकरी छोड़ रहे हैं, वो वहां से भाग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं वहाँ के सेना के ऊपर दबाव था कि हम किस तरीके से इस जो एक सिविल सोसाइटी में जो हमारे अगेंस्ट में जो एक कॉन्स्पिरेसी जो खड़ी हो रही है उसको हम कैसे काउंटर करें, और उसी से बचने के लिए इसमें सेना ने और खास करके पाकिस्तान ISI ने ये पहलगाम वाली घटना करने का प्रयास किया है। जी, आपने दो बातों का उल्लेख किया, एक कि इंडस वाटर ट्रीटी को पहले ही
कहीं ना कहीं उसमें रोक लगा देनी चाहिए या फिर उसमें हम कुछ और नेगोशिएशंस कर सकते थे। तो पहला कि ये कदम भारत ने अभी क्यों उठाया, पहले भी कई हमले हुए, 2008 का मुंबई अटैक था, तब क्यों नहीं उठाया, वो भी बहुत खतरनाक अटैक था अपने आप में। तो ये कदम भारत ने अभी क्यों उठाया। दूसरी बात, आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे नेशंस भी हैं या फिर ऐसे एक्टर्स भी हैं जो कि पाकिस्तान को एक बैटलफील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो जो प्रॉक्सी वॉर का एक कंसेप्ट है, या फिर कौन से ऐसे भारत के दुश्मन राष्ट्र माने जा सकते हैं, या फिर कोई भी एजेंसी जो कि भारत के अगेंस्ट काम कर रही है पाकिस्तान को एक एजेंसी बना करके। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज 21st सेंचुरी है और इसमें हर देश अपना आर्थिक विकास करना चाहता है और भारत विश्व का सबसे बड़ा बाजार है। और ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद से अगर हम देखें पिछले 77 साल में भारत ने लोकतंत्र को बड़ी ही अच्छे तरीके से मजबूती के साथ इसको एस्टेब्लिश किया है। आप विश्व में ऐसा एक उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा जिस तरीके से यहाँ पे डेमोक्रेसी के नाम पे जो एक डिसेंट्रलाइजेशन है, जिसमें हर व्यक्ति को उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से संवैधानिक तरीके से उसको उसमें हिस्सेदारी मिलती है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है जिसको पूरे विश्व में इसको एक कोट किया जाता है कि भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और इसमें यहाँ पे जबकि यहाँ जो वेरिएशन है, जो डाइवर्सिटी है, वो मुझे लगता है कि विश्व के किसी देश में इस तरीके का एग्जांपल देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे हम हर 5 साल पे चुनाव में जाते हैं और यहाँ मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है और उस पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के सबके अलग अलग एजेंडे हैं। एक फेडरल स्ट्रक्चर, अगर हम उस पर देखें तो फिर एक राष्ट्र का जो कंसेप्ट है वो भी एक डिबेट का क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम संविधान के माध्यम से इस भारत को पिछले 77 साल से एक बड़े ही पॉजिटिव तरीके से डे बाई डे मजबूती की तरफ लेके जा रहे हैं। और खास करके जो हमारा इंस्टीट्यूशंस है, क्योंकि कोई भी देश इंस्टीट्यूशन से चलता है और यहाँ के जो इंस्टीट्यूशन आज भी बड़े अच्छे से परफॉर्म करते हैं। और दूसरी बात रही कि पॉलिटिकल विल और लीडरशिप की, तो ऑब्वियस है कि आज का जो पॉलिटिकल विल और लीडरशिप है वो देश के जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। ये गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में वहां पे काम किया और फिर अभी पिछले 3 टर्म से यहाँ प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब वो आए थे तो उन्होंने बोला था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा। तो ये जो नेशनलिस्टिक जो अप्रोच है, इस तरीके का जो सेंटिमेंट्स है, और किसी भी देश की जो विदेश नीति होती है वो जनता का जो इंटरनल जो उनका मनोभाव होता है उसी का रिफ्लेक्शन होता है और उसी आधार पर मैंडेट मिलता है। तो मोदी जी जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, तो ऑब्वियस है कि इसके पहले जो भी पाकिस्तान ने भारत पे अटैक किया, चाहे वो मुंबई अटैक हो या पार्लियामेंट का अटैक हो या पुलवामा हो या पठानकोट हो या उरी हो, इस तरीके की जितने घटनाएं घटी उस पर भारत ने तुरंत कार्रवाई तो की। लेकिन अभी जिस तरीके से खास करके एम्बेसी को के पावर को कम करना, जो यहाँ पे पाकिस्तानी जो सिटीजनशिप ओरिजिन के लोग हैं उनको बाहर 48 घंटे में उनको पहुंचाना, तो आप समझ सकते हैं कि भारत एक लंबी रणनीति के तहत काम कर रहा है। और नो डाउट ये एक दिन का डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे जो इंटेलिजेंस का रिपोर्ट है भारत सरकार के पास आती होंगी और लोग समय के हिसाब से चीजों को इम्प्लीमेंट करती है। और ऑब्वियसली कि जो विदेश नीति में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पब्लिक डोमेन में दिखता नहीं है, लेकिन जब उसके रिजल्ट आते हैं तब पता चलता है। तो मुझे लगता है कि उसी को ध्यान में रखते हुए जो भारत के डिप्लोमेट्स और खास करके जो सरकार है, केंद्र सरकार, अभी मोदी सरकार, ये इस तरीके का स्टेप लिया है कि हमको किस तरीके से इसको चेक एंड बैलेंस करना है। जी, ओके। साथ ही साथ कि कौन से ऐसे राष्ट्र हैं जो कि पाकिस्तान को एक बैटलफील्ड के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, चूंकि पाकिस्तान ही नहीं, विश्व के जितने देश हैं उनका जियो पॉलिटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो ज्योग्राफिकल लोकेशन होता है वो किसी भी देश के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो भारत का जो जियो पॉलिटिक्स है, अगर वर्ल्ड के मैप को देखिए तो आपको समझ में आएगा कि आज भारत ही विश्व का ऐसा देश है जो यहाँ पे हर चीज अवेलेबल है। और हमारा इतिहास रहा है, हम जब अपने इतिहास को देखते हैं तो बड़ा ही प्राउड फील होता है कि आज हम जो विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बने, एक समय में हम विश्व की अर्थव्यवस्था में 35-36% का हमारा जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन था। लेकिन ब्रिटिशर्स आए, उसके पहले मुगल इन्वेडर आए, तो सब यहाँ पे लूटने के लिए आए, कोई यहाँ पे शासन करने के लिए नहीं, सब यहाँ से लूट के लेके गए और भारत की इकोनॉमी को, भारत की जो हमारी जो व्यवस्था थी, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो या सामाजिक व्यवस्था, उसको एक तरीके से डिस्ट्रॉय किया। और आज आजादी के बाद से जिस प्रकार से हम डे बाई डे अपने को हर फील्ड में मजबूत कर रहे हैं और हम 5वीं अर्थव्यवस्था से 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि देखिए, अब अगर आप देखना चाहिए तो चूंकि आप खुद पॉलिटिकल साइंस की विद्यार्थी रही हैं, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से जो न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, चूंकि उसके पहले ब्रिटेन पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता था, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से अमेरिका के हाथ में सारी सिस्टम आई और उसने ग्लोबलाइजेशन और खासकर कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया और पूरे विश्व में एक जो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का जो डिबेट था वो 90 तक चला। और जब यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ
तो कैपिटलिज्म पूरे विश्व में एक तरीके से छा गया। और उसी समय से अमेरिका इस चीज को प्रमोट कर रहा था। लेकिन अब क्या है कि उसी सिद्धांत को लेके विश्व के जितने भी जो विकासशील जो देश हैं वो उसी आधार पे अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए इस सारी चीजों को, पॉलिसीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो आज आप देख सकते हैं कि अमेरिका में ट्रम्प 2 आने के बाद से जिस प्रकार से उन्होंने अपने फॉरेन पॉलिसीज को चेंज किया है, वो चाहे टैरिफ वाली नीति हो, जिस तरीके से वो फिर से अपना एक जो हेजेमनी है जो पूरे वर्ल्ड मार्केट में, उसको स्थापित करने के लिए एक टैरिफ वार छोड़ रहे हैं, तो इससे पूरा विश्व एक अस्त व्यस्त की स्थिति में जा रहा है। पूरा यूरोप डिस्टर्ब है, आप देख सकते हैं पूरा मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब है, चाइना की स्थिति खराब हो रही है। तो ऑब्वियस है कि चाइना को ये बात पता है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो चाइना को काउंटर कर सकता है, और अमेरिका को भी इस चीज को पता है। तो इसीलिए आप देख सकती हैं कि चाइना इसमें हमेशा पाकिस्तान के साथ किसी न किसी रूप से सपोर्ट में खड़ा रहता है कि किस प्रकार से हम भारत को डिसमेंटल करें हर लेवल पे। और दूसरी तरफ भारत के साथ वो बिजनेस भी करना चाहता है, क्योंकि वो उसको मालूम है कि भारत के पास एक बहुत बड़ा बाजार है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप इसके पहले भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हमारे बॉर्डर पे जो डिस्प्यूट था, चाहे डोकलाम इशूज का, जिस तरीके से उसमें एक संधि को तोड़ा। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हैं। और दूसरा इसमें अमेरिका का भी अगर हम इतिहास देखें पहले, मतलब 90s के पहले, तो वो पाकिस्तान को ही सपोर्ट करता था। लेकिन जब से भारत ने कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया और देखा कि चूंकि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा थ्रेट आज चाइना है और उस चाइना को कंटेन करने की क्षमता भारत में है, इसीलिए अमेरिका भी भारत के साथ अपने आप को दिखता हुआ, मदद करता हुआ दिखना चाहता है। लेकिन मुझे, हम लोगों को एज ए भारतीय नागरिक और खासकर भारत सरकार को समझना होगा कि जब युद्ध होता है तो कोई देश किसी देश के साथ खड़ा नहीं होता है, लड़ाई आपको अपने कंधे पे लड़नी होती है। और सारे देश आप देख सकते हैं कि अब रसिया यूक्रेन का एग्जांपल हमारे सामने है। रसिया एक बहुत बड़ा महाशक्ति के रूप में जाना जाता है, लेकिन आज यूक्रेन के साथ पिछले 2.5 साल से युद्ध लड़ रहा, वहां समाप्त नहीं हो पा रही है। जबकि यूक्रेन के पीछे अमेरिका खड़ा है, मदद भी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद युद्ध समाप्त नहीं हो पा रहा है। आप इसी तरीके से आप इजराइल और पैलेस्टाइन का जो कन्फ्लिक्ट है उसको भी देख सकते हैं। इजराइल भी एक टेक्नोलॉजिकल देश है, इकोनॉमी में बहुत स्ट्रांग है, अमेरिका उसको सपोर्ट करता है, लेकिन वहां भी समाप्त नहीं हो रहा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारी इस तरीके के जो फोर्सेस हैं, और बहुत सारे कुछ फोर्सेस ऐसे हैं जिनको हम डीप स्टेट के रूप से जानते हैं, जिनका इंटरेस्ट रहा है कि हम भारत को कैसे डिस्टर्ब करें। और इसका एक एग्जाम्पल अभी सीधा हमें बांग्लादेश में मिला कि एक चुनी हुई सरकार को अपदस्थ किया गया, शेख हसीना का, और रिपब्लिक, अब तो रिपोर्ट्स आ गए हैं कि इसके पीछे कौन कौन थे। बाइडेन सरकार थी इसके पहले, वहां का डीप स्टेट सिस्टम था, जो एक वहां का जो एक कार्टेल है, जो जिस तरीके से जो ड्रग्स कार्टेल है वो वहां पे इन्वॉल्व था, जो सेंट मार्टिन लैंड लेने की बात कर रहा था। तो ये सारी चीजें निकल के आ चुकी हैं। और उसी तरीके से भारत को भी पॉलिटिकल डिस्टेबलाइज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्सेस हमेशा से लगी रही हैं। और ऐसा नहीं है कि अभी से है, ये जब से देश बना है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ से जब गए तो उन्हें इस चीज का आभास था कि आने वाले 10 से 15 साल में भारत क्रम्बल कर जाएगा। लेकिन भारत की जनमानस और भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, उन लोगों ने संविधान को इस तरीके से रखा जिसके आधार पे हम डे बाय डे और मजबूत होते गए। और आज जो वेस्टर्न जो पावर है, उन्हें ऐसा लगता है कि भारत को तोड़ना आसान नहीं है। क्योंकि आप अगर देख लीजिए पिछले कुछ 10 सालों के जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ है भारत के अंदर, तो मुझे लगता है कि भारत आज बहुत ही पहले से बदल चुका है और भारत अब नए भारत की तरफ जा रहा है। एक मजबूत लीडरशिप मिली हुई है और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा लीडरशिप है जिसको देश की हर जनता सपोर्ट कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं वो कोशिश करते रहेंगे, लेकिन हमें अपने शक्ति का अंदाजा रखना चाहिए, हमें किस तरीके से एक्ट करना चाहिए कि आने वाले समय में इसका क्या रिपरकशन होगा। और ऑब्वियसली पाकिस्तान हमारा एनिमी है, वो कभी भी भारत को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है, तो उसको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं। हमें जो भी इसके लिए जो भी कदम जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में, वो सारे कदम उठाने चाहिए। जी सर, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये हमला किया गया कि वहां पर जो टूरिस्ट थे उन पर इस बार अटैक किया गया, इस बार पाकिस्तान या फिर जो भी टेररिस्ट ग्रुप थे जो इनको क्लेम कर रहे हैं, उन्होंने आर्मी पर्सनल्स या फिर किसी भी आर्म फोर्सेस को टारगेट नहीं किया, जबकि आम जनता को टारगेट किया है। तो इसका कहीं ना कहीं हम इसकी जो प्रतिक्रिया है वो भारतीयों में भी हम देख सकते हैं कि तमाम कई जगहों पर पाकिस्तान के झंडों को जलाया जा रहा है, कई पुतले जलाए जा रहे हैं। तो जो 140 करोड़ भारतीयों की शक्ति है वो इस हमले की प्रतिक्रिया में किस तरीके से उसका क्या रोल है या फिर वो किस तरीके से काम में आ सकती है। और कई चर्चा का विषय जब ये मुद्दा आता है तब कई भारतीयों के मन में ये सवाल आता है कि क्या अब युद्ध ही इसका अंतिम उपाय है। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि किसी भी राष्ट्र के लिए युद्ध अच्छा नहीं होता है जी, लेकिन युद्ध कभी कभी करना बहुत ही अति आवश्यक हो जाता है।
क्योंकि जो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट का जो कंसेप्ट है, क्योंकि सामने वाला आपकी बातचीत को समझने को तैयार नहीं है, और जिस प्रकार से वो हमारे देश के ऊपर अटैक कर रहा है, हमारे इनोसेंट लोगों को मार रहा है, मुझे लगता है कि ये एक सुरक्षा का विषय है। और जब हम इस देश में, और पहलगाम की जो घटना है वो झकझोर देने वाली है, क्योंकि इस तरीके की घटना मुझे लगता है कि भारत में पहली बार हुई है। और इसके पहले अगर मैं देखूं वर्ल्ड में, तो इस तरीके की 2 घटनाएं घटी हैं। एक आपको ढाका में एक कैफे में इसी के आधार पे वहाँ पे जो फंडामेंटलिस्ट रेडिकलाइज जो लोग थे उन लोगों ने इस तरीके का अप्रोच किया। अफ्रीका में भी एक मॉल में, नैरोबी में इस तरीके की घटनाएं की गई जहाँ पे धर्म के पूछ के किया गया। तो मुझे लगता है कि भारत में तीसरा प्रयोग है, और इसके पीछे एक मतलब पॉलिटिकल कारण है, क्योंकि आज भी भारत में लगभग 20 से 25 करोड़ मुस्लिम यहाँ पे रहते हैं, और इसी डेमोक्रेसी सिस्टम के पार्ट हैं। और पाकिस्तान कहीं न कहीं किसी न किसी एक मैसेज देना चाहता है कि वहाँ की भारत में एक सिविल वार हो। और मुझे लगता है कि, और देखिए मैं एक चीज और चीज कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का ओरिजिन के समय से उसने हमेशा से मुद्दा बना के रखा। उसने यूएनओ से लेके हर इंटरनेशनल फोरम पे उसको खड़ा किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। और भारत ने, और खास करके मोदी जी की आने के बाद से, जिस प्रकार से JNK को उन्होंने कंट्रोल किया, जिस प्रकार से वहां पे आर्टिकल 370 को हटाया, 35A को हटाया, और वहां पे एक चुनी हुई सरकार को अभी उन लोगों ने स्थापित किया, जो कि इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन बढ़ा, उससे कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से जो पाकिस्तान का जो एक बैटल फील्ड था कश्मीर, जिसके माध्यम से वो भारत में वहां के युवाओं को गुमराह करके जिस तरीके से भारत के खिलाफ खड़ा करता, तो उसमें कमी आ रही थी। और जिस अभी एक आंकड़ा भी निकल के आया कि पिछले साल लगभग 2.5 करोड़ टूरिस्ट वहां पे गए हैं JNK में, तो आप समझ सकते हैं कि, और ये डे बाय डे बढ़ते जा रहा था। तो ये भी एक कारण था पाकिस्तान के लिए कि वहाँ के जम्मू कश्मीर में इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बढ़ रही थी, वहाँ के लोगों में एक भारत के प्रति एक पॉजिटिव माइंडसेट बन रहा था, वहाँ के यूथ एजुकेशन सिस्टम की तरफ जा रहे थे। और केंद्र सरकार जिस प्रकार से वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेके जा रही थी, वो कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर को एक पॉलिटिकल स्टेबल और इकोनॉमिक रूप से एक पूर्ण राज्य की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा था, जो कि पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी थी। और उसी ताना बाना को तोड़ने के लिए इस तरह की घटनाएं की गई है। लेकिन फिर भी मैं इसमें कहना चाहूंगा कि भारत एक सॉवरेन स्टेट है, और भारत सैन्य रूप से इतना स्ट्रांग है कि वो जब चाहे तब पाकिस्तान को काउंटर कर सकता है। लेकिन अभी इस घटना के बाद से भारत स्ट्रेटेजिक रूप से और बड़े ही सोच समझ कर डिसीजन लेके आगे बढ़ना चाहिए कि इसका आने वाले समय में क्या रिपरकशन होगा। क्योंकि देखिए, विश्व में आज भारत एक उभरती हुई शक्ति है, बहुत सारी ताकतें इस ध्यान में बैठी हुई है कि भारत इस पे क्या स्टैंड लेने वाला है। तो ऑब्वियसली कि भारत, और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि आज देखिए, आज पूरा वर्ल्ड में हर जगह पे कन्फ्लिक्ट हो रहा है, हर जगह पे वार हो रहा है। तो जो वार चाहने वाले जो इंटरेस्ट ग्रुप है, वो हमेशा चाहते हैं कि विश्व के ग्लोबल एरिना में किसी न किसी रूप से कहीं ना कहीं युद्ध होता रहे, ताकि उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो उनका डिफेंस का जो सेक्टर चलते रहे। और आज आप देख सकते हैं कि भारत आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, राजनीतिक रूप से जिस तरीके से अपने आप को मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, वो पूरे एक विश्व को एक मैसेज है। तो ऑब्वियस है कि मुझे लगता है कि इस पे भारत सरकार, चूंकि जिस प्रकार की जो लीडरशिप अभी है, वो इस पे चुप रहने वाली नहीं है, और वो लोग समय का इंतजार में होगा। इस पे जरूर ये कॉन्फिडेंशियल है, ये इस पे भारत सरकार काम भी कर रही होगी, और इसका रिपरकशन हम लोगों को दिख भी रहा है। और चाहे सैन, अभी इसके पहले CCA की बैठक हुई है, जो हमारे जो चीफ स्टाफ थे उनके साथ बैठक हुई है, और ऑब्वियसली कि अब जो बैठक हो रही है वो निकल के तो हमें तुरंत पता नहीं चलेगा, लेकिन ऑब्वियसली कि कुछ ना कुछ इस पे बड़ा होने वाला है। क्योंकि एक मैसेजिंग करना बहुत जरूरी है, हर तरीके से, आर्थिक रूप से भी और सामरिक रूप से भी। इसीलिए भारत को इस पे एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आज भारत देश जिस तरीके से उद्वेलित है इस घटना को लेके, अगर हम एक्शन नहीं लेते तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपने फिर से आने वाले समय में इस तरह की घटना का आमंत्रण करेंगे। जी सर, जैसे कि आपने भी उल्लेख किया कि लगातार पाकिस्तान कुछ सालों में हमेशा कोई ना कोई ऐसी हरकत करता हुआ पाया जाता है, या फिर हम पार्लियामेंट अटैक देख लें, या फिर उरी का अटैक देख लें, या फिर पुलवामा अटैक देख लें, और अब ये। तो लगातार हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान है या फिर उसकी जो स्टेट स्पॉन्सर्ड जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, तो वो हमेशा कुछ सालों में एक अटैक करते हैं, फिर भारत उसका जवाब देता है, मगर कई सालों में 2-3 साल या 4-5 साल के भीतर फिर कहीं ना कहीं एक ऐसी घटना सामने उठ करके आती है। तो भारत को अपनी विदेश नीति में ऐसा क्या करना चाहिए, या फिर किस प्रकार से कोई बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए कि हम ये सुनिश्चित कर पाए कि आगामी वर्षों में अब ऐसा पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी हरकतें ना हो?
देखिए, इसमें सबसे पहले भारत चूंकि एक जो बॉर्डर स्टेट है, चूंकि भारत से सटा हुआ एक लैंडलॉक स्टेट है पाकिस्तान जी। और हम वहाँ पे जिस तरीके का बॉर्डर का जो एक संरचना है उसमें हम पूरी तरीके से उसका फेंसिंग कर भी नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे जो डिफेंस जो अपना भारत का जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको और मजबूत करने की जरूरत है। और चूंकि अभी जिस प्रकार से वहाँ पे इलेक्शन हुआ और इलेक्शन होने के बाद से ऑब्वियस है कि भारत के ही कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने डिमांड उठाई कि वहां से आर्मी का जो डिप्लॉयमेंट है उसको कम किया जाए। तो मुझे लगता है कि इसको अभी वहां पे कम करने की जरूरत नहीं। और जितने भी बॉर्डर स्टेट हैं भारत के, चाहे इधर JNK हो गया, उधर वेस्ट बंगाल हो गया, उधर बिहार के कुछ पार्ट हैं, तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को डायरेक्ट उसको अपने अधीन में लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, देश जब तक सुरक्षित नहीं है तो हमें सबसे पहले जो एंट्री पॉइंट है वहां पे हम कैसे चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं अभी इस घटना के बाद से जिस प्रकार से इलीगल माइग्रेशन भारत में निकल रहे हैं, हर स्टेट से निकल रहे हैं। अभी गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरीके का स्टेटमेंट और जो एक ऑर्डर आया, उस ऑर्डर के बाद आप देखिए दिल्ली से लगभग 5,000 पाकिस्तानी नागरिक निकले हैं, अहमदाबाद से बांग्लादेश में लगभग 5 से 6,000 वो निकल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आखिर ये कैसे आ गए। तो उसमें एक तार जुड़ के निकल के आ रहा है कि सारे वेस्ट बंगाल में उनका वोटर ID और सिटीजनशिप वहां का दिया जाता है और फिर वहां से उनको धीरे धीरे भारत के विभिन्न राज्यों में पहुंचाया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये स्टेट पुलिस का फेल्योर है और इसमें स्टेट को, चूंकि भारत का एक फेडरल स्ट्रक्चर है जो कि संविधान के द्वारा चलता है, तो जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है खास करके जो बॉर्डर स्टेट पे उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। और वो जो, अगर मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के पास एब्सोल्यूट पावर है और अगर जो भी राज्य सरकार अगर इस तरीके की चीजों को फॉलो नहीं करती तो उसमें अपने आर्टिकल का प्रयोग करना चाहिए और उन्हें क्रश करना चाहिए। क्योंकि देखिए, नेशनल सिक्योरिटी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। आज जिस प्रकार से 26 लोग पहलगाम में मारे गए हैं वो हमारे हर राज्य के नागरिक हैं, इनोसेंट लोग हैं जो वहां पे एक तरीके का मतलब उसके वहां की JNK ही इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल असहाय रूप में वहां पे मारे गए, धर्म के आधार पे मारे गए। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को देख के भारत को इस पे कड़ा स्टेप लेना चाहिए। और भारत का जो संविधान है उसमें संविधान में सारी चीजें दी हुई हैं, बिल्कुल, तो उसका एक्सरसाइज अभी केंद्र सरकार लेना शुरू कर दी है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस पे बहुत ही कड़ा एक्शन होगा। और जो भी बॉर्डर स्टेट है उसको और ही एक तरीके से इंटेलिजेंसिया और खास करके जो सुरक्षा तंत्र है उसको और मजबूत करने की जरूरत है कि किसी भी तरीके से लीकेज ना हो। क्योंकि आप देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल अमेरिका में 9/11 के बाद से वहां पे कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ। तो भारत चूंकि हमेशा विश्व में जितने भी देश हैं अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा आतंकवाद से इफेक्टेड भारत ही रहा है। और इसीलिए रहा है क्योंकि जो आतंकवाद का जो फैक्ट्री है वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान की इकोनॉमी एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स पे चलती है। दूसरा, उसके एक्सटर्नल फोर्सेज वहां मदद करते हैं, उसमें चाइना भी आता है, अमेरिका भी आता है और भी बहुत सारे एक्सटर्नल पावर्स हैं। तो हमें लगता है कि इन सबको चेक एंड बैलेंस करने की जरूरत है। और देखिए, और आर्थिक जो बैंडिंग होता है, बैनिंग होता है, वो मुझे लगता है ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। और भारत अभी उसको एक तरीके से मल्टी कॉर्नर काउंटर करने का प्रयास कर रहा है, सिर्फ युद्ध ही नहीं सोच रहा है, युद्ध के अलावा भी हम पाकिस्तान को कैसे काउंटर कर सकते हैं उस पर सोच रहा है। और अभी का जो डिसाइसिव जो लीडरशिप है और खास करके मोदी जी का अगर आप देख लीजिए, उनका राजनीतिक जो डेवलपमेंट और जो सामाजिक डेवलपमेंट रहा वो पूरा पाकिस्तान के इर्द गिर्द रहा है। वो हमेशा से नेशनल इंटरेस्ट को लेके, वो जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी वो इंडियन आर्मी के साथ जाके दीपावली में वहां पे उनके साथ सेलिब्रेट करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि वो उनके मन में क्या चल रहा होगा। तो मुझे लगता है कि इस पे हमें धैर्य रखना चाहिए कि भारत सरकार पे भरोसा रखना चाहिए कि आने वाले समय में इस पे बड़ा ही एक पॉजिटिव और एक माइलस्टोन मैसेज देने वाला काम होगा ताकि आगे से इस तरह की घटनाएं न घटे। सर, अगर इस हमले का अगर हम कोई समाधान देखें तो अगर इंडिया डिप्लोमेटिकली इसको सॉल्व करने का प्रयास करता है और वहां पर हम डिप्लोमेट से या फिर वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से यदि कोई बात होती, मतलब कोई भी इस प्रकार का अगर हम कदम उठाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस हद तक कारगर होगा? क्योंकि पाकिस्तान वर्तमान में एक ऐसा देश है जो कि खुद में ही स्टेबिलिटी, जैसा आपने भी कहा कि वो शुरू से ही स्टेबिलिटी इंश्योर नहीं कर पा रहा है, वहां पर अपने ही पाकिस्तान के अंदर ही एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है। तो जो अपने ही देश में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है, वो भारत के साथ अपने टाइज या फिर अपने रिलेशंस को कैसे मेंटेन कर पाएगा? अगर हम उसके ओरिजिन से देखें तो हर जगह पे वो फेल्ड हुआ है और हमेशा वो फंड और एड के आधार पे ही अपने आप को यहाँ तक लेके पहुंचा है। तो उसकी देखिए, हर राष्ट्र की एक प्रकृति है और भारत का एक प्रकृति है और भारत से निकला हुआ राष्ट्र है। अगर पाकिस्तान का जो ओरिजिन भी हुआ तो वो भी गलत
गलत ओरिजिन था उस समय, जो भी जिस कारण से किया गया, हमें जो इतिहास में पढ़ाया गया है, जो हम लोग देखते हैं, उसको रिलीजियस आधार पे उसका बंटवारा किया गया, वो भी सही से नहीं हुआ। लेकिन वो भी सही से नहीं हुआ। देखिए उसके जो 5 जो प्रांत है, सिंध प्रांत है, वो सिंधी को लेके आगे बढ़ते हैं, पंजाब प्रांत है, पंजाबी को लेके आगे बढ़ता है, बलूचिस्तान है, उसका एक अपना अलग कल्चर है, उसी तरीके से जो खैबर पख्तूनवा उसका एक अलग है। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान इस्लामिस्ट कंट्री तो है, वहां सारे इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, लेकिन आपसी उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान का जो जिस तरीके से डिवीजन हुआ, और वहां पे कभी भी उसको एक राष्ट्र के रूप में नहीं देखा गया, और अगर वो राष्ट्र के रूप में होता, भारत में भी बहुत सारी विविधता है, अगर आप भारत और पाकिस्तान की तुलना कीजिए तो भारत एक राष्ट्र है। आप देखिए केरल में वहां एक अलग कल्चर है, झारखंड में, बिहार में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन हम सब एक राष्ट्र, एक संविधान के अंतर्गत यहाँ पे काम कर रहे हैं, और सरकारें और हमारा संविधान सबको उस तरीके का मैंडेट देता है फेडरल स्ट्रक्चर में। लेकिन पाकिस्तान में इस तरीके की चीजें नहीं हो पाई, और कभी भी वहां पे सिविलियन गवर्नमेंट को काम करने नहीं दिया गया। वहां जब भी पॉपुलर गवर्नमेंट आई, वहां की आर्मी ने हमेशा उसको ओवरटेक किया, और कारण यही रहा कि वहां पे कभी भी सिविल सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। और किसी भी राष्ट्र का और किसी भी देश का जब तक सिविल सोसाइटी मजबूत नहीं होगा, तब तक वहां पे आप न विकसित कर सकते हैं, न कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं, न इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं, न आर्थिक विकास हो सकता है। और पाकिस्तान इस हर मामले में फेल रहा। उसने कभी भी अपने जो एजुकेशन सिस्टम को उस मदरसे से बाहर निकलने का सोचा ही नहीं। आप समझिए कि किस तरीके का वहां का जिहादी मानसिकता है, वहां के युवाओं के ऊपर किस तरीके का ब्रेन उनका एक तरीके से ड्रेन किया जाता है, किस तरीके से ब्रेन वॉशिंग किया जाता है कि जो अपने आप को सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाता है जी। तो आखिर इस तरीके के कारण क्यों वहां पे पाकिस्तान में क्यों ऐसा हो रहा है? तो एक सोचने का विषय और रिसर्च का विषय, और विश्व में इस पे बहुत सारे आप देख सकते हैं, सिर्फ भारत ही नहीं, इस पे बहुत सारे, इजराइल में भी इस तरीके का फेसेस हो रहा है वहां पे। इस तरह की घटनाएं अभी यूरोप में भी बहुत जगह घट रही है कि जो रेडिकलाइजेशन ऑफ रिलीजन का जो रेडिकलाइजेशन है, वो उसका प्रयोगशाला पाकिस्तान है। तो हमें लगता है कि जो इस तरीके की जो फंडिंग एजेंसीज हैं, जो इन्हें इस तरीके के प्रमोट करने के लिए, उन सबको काउंटर करने की जरूरत है, और पूरे विश्व को इसमें आगे आना पड़ेगा। इसमें सिर्फ भारत, ठीक है, भारत तो लड़ रहा है, भारत तो फ्रंट रो में है, और भारत ने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा मुहिम दिया है, और पूरे विश्व में इसके लिए एक आवाज उठाई है, जिसका एक आज वर्ल्ड में इसका एक सारे देश इसके साथ खड़े हो रहे हैं। और ये भारत के लिए बड़ा ही मतलब गुड अपॉर्चुनिटी है कि पूरा विश्व आज इस घटना पे भारत के साथ खड़ा है। तो मुझे लगता है कि इस पे इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार इस पे जरूर कोई एक्शन करेगी। जी सर, आपने उल्लेख किया धर्म का, रिलीजन का, तो मेरा अगला सवाल उसी पर है कि एक नैरेटिव हम या फिर एक कहावत है कि टेररिज्म हैज नो रिलीजन, लेकिन अगर हम इस हमले की बात करें तो जितने भी लोग थे उनसे उनका धर्म पूछा गया, उनको कहा गया कि आप कलमा पढ़ करके सुनाएं, उनको क्रॉस वेरीफाई किया गया कि ये मुसलमान है या फिर नहीं है या फिर हिंदू है। तो ये देख करके लोगों की जान ली गई है, और कई ऐसे तमाम वीडियोस, फोटोज वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, जहां पर हम देख सकते हैं किस हद तक जो आतंकी थे उन्होंने किस तरीके से गोलियां चलाई हैं, या फिर एक एक व्यक्ति का धर्म पूछ करके उनकी मौत हुई है। तो इस पर अब एक जो डिबेट उठ रहा है कि जो टेररिज्म हैज नो रिलीजन, लेकिन फिर यही कि रिलीजन के बेस पर जो टेररिज्म किया जा रहा है, तो आपके हिसाब से ये डिबेट आप इसे किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बेसिकली देखिए, ये कहना कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता है, मुझे लगता है कि एक फॉल्सिफाई नैरेटिव है, और ये हर जगह प्रूव हो रहा है। और मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये खास करके इस्लाम मानने वाले लोगों के लिए बड़ा ही मतलब एक ऐसा मोमेंट है जहाँ पे उनको प्रूफ करना पड़ेगा बिल्कुल कि इस तरीके का नैरेटिव नहीं है। क्योंकि आज जिस तरीके की घटनाएं दिख रही है, ये मतलब सिर्फ कश्मीर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व में। तो मुझे लगता है कि जो भी इस्लामिक स्कॉलर हैं उन्हें आना चाहिए, और आके जो कुरान का जो असली कॉन्सेप्ट है उसको रखना चाहिए। ये जो गलत नैरेटिव बनाया गया, और मैं जो मेरी समझ बनती है, चूंकि मैं भारत का एक नागरिक हूँ, और जो हमें जो एक धार्मिक शिक्षा के बारे में हमें पता है, कोई भी धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना सिखाता नहीं है जी। तो इस कंसेप्ट को, क्योंकि आप जितने भी रिलीजियस ग्रंथ हैं, अब सारे तो बनाए हुए हैं, कोई ऊपर से टपका नहीं है जी, सबने उसको क्रिएट किया है बिल्कुल, लेकिन उसमें मानव को मानव से जोड़ने की बात होनी चाहिए। ऐसा कोई धर्म नहीं होता है जो कि मानव से मानव को तोड़ने की बात करता हो। लेकिन आज इस्लाम के नाम पे जिस प्रकार से वहां पे इस तरीके की जो घटनाएं घट रही है, मुझे लगता है कि ये उस धर्म के मानने वाले लोगों के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा है। तो उन्हें निकलना चाहिए। आज पूरे वर्ल्ड में लगभग 56-57 मुस्लिम कंट्रीज हैं,
उन कंट्रीज को इस पे जवाब देना चाहिए कि जिस तरीके की घटनाएं घटी है, कृत घटना है। आप स्टेट से लड़ सकते हैं, लेकिन इस आधार पे, धर्म के आधार पे किसी को मारना, जी, तो मुझे लगता है कि इसके पीछे बहुत सोची समझी एक रणनीति है, और इस रणनीति के तहत इस तरीके का अंजाम किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इसमें खास करके जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, जो मुस्लिम इस्लाम को मानने वाले लोग, उन लोगों को बाहर निकलना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। जी, मुझे लगता है तभी से जाके, क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि 140 करोड़ का भारत में सोसाइटी में एक अनरेस्ट पैदा हो रहा है इस तरीके की घटना को सुन के। जो सुन रहा है उसके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो ये भारत का एक, खास करके भारत और केंद्र सरकार, और खास करके जो यहाँ का फेडरल स्ट्रक्चर है, जो यहाँ का एक सोसाइटिकल, जो खास करके जो हिंदू समाज का जो टॉलरेंस है, उसके आधार पे आज यहाँ पे सारी चीजें स्टेबल है। तो हमें लगता है कि इन सब चीजों से सबको बचना चाहिए और इसको ध्यान में रखना चाहिए कि और जो धर्म के आधार पे जो इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, इसका कंडेम करना चाहिए। बिल्कुल। सर, अभी हम देख रहे हैं कि लगातार तमाम भारतीयों ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, और जितने भी अपोजिशन, जो पार्लियामेंट में जो अपोजिशन बैठा है, जितनी भी पार्टीज है, उन्होंने भी भारत सरकार को अपना सहयोग दिखाया है। तो उनका सहयोग फिलहाल हमारे लिए एक एज अ कंट्री किस प्रकार से अहमियत रखता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपोजिशन का बहुत ही बड़ा रोल होता है जी, और विदाउट अपोजिशन आप डेमोक्रेसी को एग्जिस्ट कर नहीं सकते। तो अभी जो भारत का जो अपोजिशन है, चूंकि मैंने अभी पहले अपने वक्तव्य में बताया कि भारत एक मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, और हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक एजेंडा है, बिल्कुल, सबके अपने अपने वोट बैंक हैं, और सब उस आधार पे जनता के बीच में जाते हैं और उसी के आधार पे मैंडेट का डिमांड करते हैं। लेकिन जहां नेशनल इंटरेस्ट की बात आए, वहां पे चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। तो अभी भारत का जो विपक्ष है, जिस प्रकार से अभी सर्वदलीय बैठक हुआ था, उसमें उसने सरकार के साथ खड़े होने की बात की कि भारत के केंद्र सरकार के साथ हम खड़े हैं, जो भी सरकार डिसीजन लेगा हम उसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन उसी के बाद तुरंत आप देखिए, जो अपोजिशन पार्टी के कर्नाटका के लीडर ने जो एक वीडियो वहां पर जो घटना घटी, उसको फेक बता रहे थे जी। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों से बचना चाहिए। और ऑब्वियसली नो डाउट अभी भी भारत में उस धर्म के मानने वाले लोगों को एक वोट बैंक के रूप में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज देखती हैं, जो कि मुझे लगता है कि वो अपना भला नहीं कर रहे बल्कि उनका नुकसान कर रहा है। इसलिए उस सोसाइटी से आवाज निकलने की जरूरत है कि हम वोट बैंक नहीं है, हम इस नेशन के साथ हैं, इस नेशनल इंटरेस्ट के साथ हैं। अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो आपको यहाँ के नागरिक होने के नाते इस देश की सुरक्षा व्यवस्था में आपको पार्टिसिपेट करना होगा। जो गलत है उसको गलत बोलने की क्षमता रखनी होगी, जो सही है उसको सही कहने की क्षमता रखनी होगी। क्योंकि आज उसी के आधार पर देखिए, आज भारत का जो एक तरीके से जो पूरे विश्व में जो एक इमेज बन के उभरा है, वो लीडरशिप के चलते हुआ है। और लीडरशिप ने नेतृत्व प्रदान किया हो, चाहे विदेश नीति हो, चाहे आंतरिक नीति हो। ये अभी हो सकता है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आने वाले समय में जब हम इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जब फेज वाइज अध्ययन करेंगे कि 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत जी, तो समझ में आएगा। क्योंकि फैक्चुअल्स है हर लेवल पे, वो चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, विदेश नीति हो। क्योंकि आज देखिए ट्रिपल P का युग चल रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इससे कोई बच नहीं सकता है। हर चीज में बदलाव हो रहा है, हर चीज में रिफॉर्म हो रहा है, और ये बहुत जरूरी है। समय के हिसाब से जो देश या जो व्यक्ति अपने आप को नहीं बदलाव करेगा, वो या तो इस देश से उसका पतन हो जाएगा या वो नक्शे से समाप्त हो जाएगा। तो भारत ने हमेशा अपने आप को रिफॉर्मिस्ट रखा है, अच्छाइयों को हमेशा अडॉप्ट किया है, और विश्व के साथ हमेशा एक वर्ल्ड ब्रदरहुड की बात के लेके आगे, जो हम जिसको बोलते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम जी, उसको हमेशा से एक मूल मंत्र माना है, और उसी के आधार पर मानवता के साथ हर जगह खड़ा रहा है। कोविड में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारत ने पूरे विश्व को एक मैसेज दिया, और अपने कंधे पे खड़ा होकर 140 करोड़ की आबादी को कैसे कंट्रोल किया। उसमें बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुए, लेकिन बाद में जब उसका हम आकलन करते हैं, बाकी देशों से जब तुलना करते हैं, तब हमें लगता है कि हमने किस तरीके से, केंद्र सरकार ने, मोदी जी की नीतियों ने किस तरीके से हमारे देश के नागरिकों को बचाया। ऐसे बहुत सारे तमाम पॉलिसीज हैं। आज भारत सरकार ने पहलगाम घटना के परिणाम स्वरूप जिस तरीके से हमारे 26 हिंदू नागरिकों का जिस तरीके से वहाँ के आतंकवादियों ने कत्ल किया, मुझे लगता है कि आज वह भारत सरकार ने और भारत की सेना ने उसे पूरा कर लिया। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से भारत की जो सेना है, अंतर्राष्ट्रीय जो नीति है, उसको ध्यान में रख के पिछले 15 दिनों से जिस तरीके से पाकिस्तान को
हर कॉर्नर पे उसको काउंटर किया, डिप्लोमेटिक तरीके से, सामरिक रूप से। और आज उसी का परिणाम है कि 15 दिनों के बाद से भारत ने सिंदूर ऑपरेशन किया और जो जो आतंकी जहाँ जहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग लिया था, आज उसको 9 जो उसके ठिकाने थे उस पर आक्रमण किया। और मुझे लगता है कि अभी आज जिस प्रकार से भारत सरकार और भारत सेना की मीडिया ने जो प्रेस ब्रीफिंग किया है, अगर हम ध्यान से जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि उसमें भारत सरकार की जो एक अंतर्राष्ट्रीय और ख़ास करके जो डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है उसको किस तरीके से फुलफ़िल किया गया है। और आज पाकिस्तान पूरी तरीके से वर्ल्ड के सामने एक्सपोज हो चुका है, क्योंकि हम सबको पता चल चुका है कि आज वहाँ पे जिस तरीके से जो घटनाएं घटी, जिस तरीके से जो भारत ने वहाँ के जो टेररिस्ट के जो लॉन्चिंग पैड थे उसको एक तरीके से डिस्ट्रॉय किया। और मुझे लगता है कि उसमें अभी एग्जैक्ट संख्या नहीं आ रही है कि उसमें कितने लोग मारे गए हैं, लेकिन जिस तरीके की घटना घटी है और जिस प्रकार से हमें अभी पता चला कि हमारे जो प्रेस की जो मीडिया थी उसमें सरकार ने जिस तरीके से रखा है, मुझे लगता है कि वो आने वाले समय में और भी इसके बारे में डिटेल्स जानकारी मिलेगी। लेकिन मैं फिर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये तो अभी शुरुआत है और आने वाले समय में भारत इस पर चुप रहने वाला नहीं है, क्योंकि भारत ने और ख़ास करके जिस प्रकार से मोदी जी ने बिहार की मधुबनी की धरती से आतंकवादियों को एक जो मैसेज दिया था कि उन्हें हम मिट्टी में मिला देंगे, तो मुझे लगता है कि वो समय शुरू हो गया है और भारत आतंकवाद को लेकर शुरू से ही पूरे विश्व के सामने उजागर करते आया है। लेकिन आज भारत ने जो काम किया है वो एक जज की भूमिका में काम किया है। एक जो जज होता है, जो कल्पित होता है, जो अत्याचारी होता है, उसको किस तरीके से न्याय दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि आज पाकिस्तान के आतंकवादियों को उसी तरीके से आज भारत ने वो काम किया है। और इस तरीके की चीज़ें अगर आगे पाकिस्तान फिर से करता है तो मुझे लगता है कि भारत को और भी कड़े तरीके से इसके ऊपर प्रहार करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में जो मानवता का जो हम बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड में जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की बात होती है, वो तभी से जाके हम विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं।